दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं। बच्चों के लिए वो बहुत सारा काम कर रही हैं। समन्वय इनिशिएटिव फाउंडेशन उनका एक NGO है। अभी जो स्कूलों के बीच में उन्होंने कंपटीशन कराया है यूपी टैलेंट हंट हुनर ऑफ इंडिया का, जिसमें बहुत सारे प्रतियोगिताएं थीं। हम और आगे बढ़ते हैं उनके परिचय में। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेटर हैं, एजुकेशन टॉक शोज़ वो करती हैं। प्राइम टीवी पे उनका शो आता है जो एजुकेशन के बेस्ड है। इसके साथ साथ जो उनका मेन फोकस है बच्चों के साथ काम करने का, तो चैम्पियन किड्स प्री प्रेप और डे केयर नाम से उनका एक स्कूल है जो अलीगंज लखनऊ में है, जहां बहुत सारे बच्चों के बीच वो काम करती हैं। बच्चे उनके पास रहते हैं जिससे कि जो माएँ हैं उनके वो फुल फ्लेश अपने आराम से काम कर सकें, और अपने साथ ऐसा उन्होंने सिस्टम लगाया है कि माँ दूर रहते हुए भी बच्चों को देख सकती है। कथक से उन्होंने विशारद किया, साथ ही साथ कई मल्टी नेशनल जो कंपनियां थी उनमें काम किया, एयरलाइंस में काम किया, और अब वो एक तरीके से एजुकेशन के साथ साथ सोसाइटी को कुछ देना चाहती हैं। आप हैं शिमुल बनर्जी जी। नमस्कार। शिमुल जी, इतनी सारे परिचय है, कहाँ से आपकी कहानी शुरू करें? कैसे आपने शुरू की अपनी यात्रा? मैं अगर अपनी यात्रा शुरू करूँ तो कभी सोच के तो हम लोग आगे बढ़ते नहीं है। सिंपल एक क्लासिकल डांसर थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कल्चरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कुछ करना चाहती थी। कुछ क्या करना चाहती थी मैं, बचपन से ही था कि मुझे एयरलाइंस ज्वाइन करना है। एक वो ग्लैमर, एक चमक, मुझे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अच्छा लगता है। तो जब मैंने 12th की पढ़ाई कंप्लीट करी, जो टाइम ड्यूरेशन रहता है नेक्स्ट कोर्स को चूज़ करने के लिए, उस समय मैंने एयरलाइंस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और साथ में यूपी टेक में कंप्यूटर सीख रही थी। अच्छा। तो करते करते तब ट्रेड विंग्स वाज अ बिग नेम इन एयरलाइंस इंस्टीट्यूट। तो ट्रेड विंग्स में पूरा करते करते मेरी एयर सहारा में इंटर्नशिप लग गई एंड एयरलाइंस का वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ। करते करते फिर एयरलाइंस में कितने साल रही वहाँ? 4.5 साल में रही। अच्छा। फिर उसके बाद शादी के बाद मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गई एज रिलेशनशिप मैनेजर। फिर बैंकिंग में करते करते जब माँ बनने का मुझे ये सौभाग्य मिला, तब बहुत दौड़ वाली लाइफ नहीं हम कर सकते, तब मेरा स्टार्ट हुआ एजुकेशन इंडस्ट्री से। तो एजुकेशन में तब प्री स्कूल को हैंडल करती थी मैं, हैदराबाद में थी तब। और फिर उसके बाद जब मैं देहरादून शिफ्ट हुई तब मेरा स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करना। अच्छा। तो मैं अभी भी एक मथुरा बेस्ड यूनिवर्सिटी में जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ पर भी मैं करियर काउंसलिंग करती हूँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके। अच्छा। तो करीबन मैं अगर अपनी जर्नी बताऊँ तो 15 साल हो गए मुझे काम करते करते डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। इसी से जुड़ा आपने जो एजुकेशन टॉक शो शुरू किया वो इससे जुड़ा है? हाँ जी। क्या क्या चीज़ें उसमें आप कवर करते हो? ये एक्चुअली जर्नी हमारी स्टार्ट हुई कोविड पीरियड में। बहुत लोगों की जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई, तो मैं तो बोलूँगी, मैं कोविड को मैं दोष नहीं दूँगी, कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ। हम एक्चुअली जब भी स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं, उसी से प्रिंसिपल्स और चेयरमैन के साथ हम लोग बहुत क्लोजली एसोसिएट होते हैं। उन्हीं से हमें पता चला कि मैम क्यों नहीं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिले जहाँ पे बच्चे भी आके खुल के बात कर सके, बच्चों के लिए डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको बता पाए। तब हमारी परिचय हुई एंड फिर हमने उनको शुरू किया। हाँ जी, तब हमने ये करियर टॉक शो शुरू किया जिसका नाम है करियर काउच विद। तो इसकी प्रेजेंटर आप हैं? मैं इसकी डायरेक्टर हूँ। अच्छा। मेरा काम है डिफरेंट जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, फील्ड्स है, उसको सामने लाना। उसमें से मैं इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लोगों को बुलाती हूँ। अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ, डिफरेंट मोटिवेशनल टॉपिक्स भी हम लोग उठाते हैं जिनके लिए हम काउंसलर्स को इनवाइट करते हैं। हम लोगों ने बैंकिंग से भी इनवाइट किए हैं, क्योंकि जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो लोन नहीं मिल पाता है, तो एजुकेशन लोन के बैंकिंग के लिए भी हम लोगों ने बुलाया। डिफरेंट एवरीथिंग रिलेटेड टू
करियर और स्टूडेंट्स। अच्छा। हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे रखा है। और जो छोटे बच्चों के लिए आपने शुरू किया था उसके पीछे क्या उद्देश्य था? ये एक्चुअली शुरुआत हुआ क्योंकि मैं जब स्कूल्स और कॉलेजेस में जाती हूँ, जब स्कूल्स में जाती हूँ तो प्रिंसिपल्स हमें बोलते हैं कि तुम 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए तो कर रही हो, लेकिन छोटे बच्चों के भी तो बहुत सारे टैलेंट्स है, उसको क्यों नहीं तुम आगे बढ़ा रही हो। देन मेरे दिमाग में आया कि वाई नॉट गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपना हुनर दिखाए। तो इसी से हमने नाम रख लिया हुनर ऑफ इंडिया, यूपी टैलेंट हंट, क्योंकि मैं यूपी की हूँ तो सबसे आगे मेरी ड्यूटी है पहले यूपी। तो अभी हमने हाल ही में लखनऊ में ये स्टार्ट किया। करीबन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पहली बार में मेरे पास 50 से भी ज़्यादा स्कूल्स जुड़े लखनऊ एंड सराउंडिंग से। हमारे शो का मेगा ऑडिशन का मंच हमें एमा जयपुरिया ने दिया, जहाँ पे एक मेगा ऑडिशन हुआ। दूर दूर से लोग आए, मलियाबाद से आए, जौनपुर मिर्ज़ापुर से भी आए हैं और ऑडिशन हुआ। फिर एक बहुत यूनिक चीज़ मैंने इसमें ये स्टार्ट किया कि टैलेंट शोज तो बहुत होते हैं लेकिन प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं मिल पाती है। तब हमने क्या किया, हमने डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया जो हम अपने शो में भी करते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या किया, अगर डांसिंग में है तो डांसिंग के हमने लैटिन डांस एक्सपर्ट्स को बुलाया, क्लासिकल डांस एक्सपर्ट्स को बुलाया, उनके 1 डे वर्कशॉप करवाया, इंस्ट्रूमेंटल के करवाया, सिंगिंग का किया। फिर आपके एक्टिंग में हम लोगों ने फिल्म मेकर को चुना, हमने एक्ट्रेस को चुना। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को स्टेज हिट करने से पहले प्रॉपर हमने उन्हें ग्रूमिंग दिया, कैमरा कैसे फेस करना है, कैसे एक इंस्ट्रूमेंटल खाली इंस्ट्रूमेंट बजा के चले आना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। आप कैसे अपने आप को सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करिए, आप कनेक्शन बनाइए ऑडियंस के साथ, राइट। तो ये सारे हम लोगों ने उन्हें वर्कशॉप दिया। ये 2 दिवसीय हमारा वर्कशॉप था। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को मौका दिया स्टेज पे। यूपी से अभी आगे इसको आगे भी ले जाना? सबसे पहले तो यूपी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और जैसे हम लोगों ने एक इवेंट किया तो हमें पता चला कितनी प्रतिभाएं हैं यहाँ पे। तो हमारा अभी लखनऊ के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग लॉन्च कर चुके हैं कानपुर में। बहुत जल्दी आपको 23 दिसंबर से हमारा ये आपको दिखेगा। अच्छा। शो आपका जो समन्वय है वो कैसे काम कर रहा है सोसाइटी में? ओके, जो समन्वय इनिशिएटिव फाउंडेशन है ये हम लोग एक तो अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जो बच्चे हुनर बहुत है लेकिन शायद पैसे के अभाव, मतलब इतना नहीं है उनके पास इतने पैसे कि वो आगे बढ़ पाए। तो हम लोग के जो टीम है, हमारे टीम का यही काम है कि हम लोग डिफरेंट जगह से ऐसे बच्चों का चयन करें। हम लोग स्पेशली एबल्ड बच्चों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे इस शो में भी हमारे पास स्पेशली एबल बच्ची थी जिसको ना सुनना आता था ना बोलना आता था, लेकिन उसने फिर भी कैसे डांस किया, वो हमारे अभी भी मेरे कांटे आ सकते हैं क्योंकि ये एक सेगमेंट है, क्योंकि मेरा सब कुछ बच्चों से जुड़ा हुआ है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हर एक तरीके के बच्चों को मैं एक प्लेटफॉर्म दूँ। आपका डे केयर स्कूल भी है, छोटे बच्चों को भी आप पढ़ाती हैं। हमारे पास 7 मंथ्स कठिन काम क्या है, बड़े बच्चों को पढ़ाना, छोटों को पढ़ाना? मेरे पास 7 मंथ्स ऑनवर्ड्स बच्चे हैं क्योंकि जब मैटरनिटी लीव ख़त्म होता है तब आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, आजकल नहीं कोई हेल्प करता है। तो उसमें जो है मैं बोलूँगी आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं ऐसा एक जगह पे सुरक्षित जगह दे पा रही हूँ जहाँ पे माएँ अपने बच्चों को छोड़ के बाहर सुरक्षित एकदम निश्चिंत होकर काम करने जा रही है। तो आई थिंक मैं उस सेगमेंट में काम कर रही हूँ जहाँ पे बहुत कम लोग काम करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगी बच्चों के साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना, उनके माँ और उनके माँ पापा के साथ कनेक्शन बनाना, पेरेंट्स के साथ कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट एक सेगमेंट है। तो आई थिंक लेकिन 2016 से कर रही हूँ, इतना अभी एक्सपीरियंस हो गया है, मेरे टीम बहुत मजबूत है, मेरा स्टाफ भी 2016 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक ये बहुत किस्मत की बात है। हाँ जी बिल्कुल। आपने बड़े बच्चों के साथ भी काम करती हैं, एजुकेशनल शो है, मोटिवेशनल स्पीक आप करती हैं। क्या समस्याएं आज की तारीख में ज़्यादा हैं यूथ को अगर बात करें तो? अगर मैं यूथ की बात करूं तो आई थिंक दे नो एवरीथिंग, दैट इज़ देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो उस सेगमेंट में इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया में वो इतने ज़्यादा अपने आप को डुबा चुके हैं कि
के लिए हर चीज़ उनके आई थिंक हैंड ग्रिप में है, सब कुछ आता है उनको। तो वहाँ पे जाके एक दोस्त बनना आई थिंक ये मेरे लिए एक चैलेंज था, बट उस चैलेंज को भी मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं बच्चों के पास जाती हूँ, जाके उनको कोई टॉपिक दिमाग में लेके नहीं जाती हूँ। मैं वहीं पे बैठती हूँ, हो सकता है मैं उनकी कुर्सी के बगल में बैठूँ और मैं बोलूँ मैं तुम्हारी दोस्त बन के तुमसे बात करने आई हूँ। क्योंकि करियर काउंसलर्स बहुत है, स्कूल्स में भी करियर काउंसलर्स है, लेकिन क्या होता है आजकल के जो 9, 10, 11, 12 मैं जिसको एडोलेसेंस पीरियड बोलूँगी, उसमें क्या होता है कि बच्चे ओपन अप नहीं होते हैं। बच्चे जो उनके जानने वाले लोग हैं उनके साथ तो और ओपन अप नहीं होंगे, माता पिता के साथ ओपन अप नहीं हो रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं जब एक स्ट्रेंजर बन के जाती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ देखो मुझे नहीं तुम्हारे मम्मी पापा जानते हैं, तो मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जब मैं उनके साथ 1 या 1.5 घंटे बिताती हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हो सकता है ग्रुप में ना बोले, लेकिन जब मैं उनको अपना फ़ोन नंबर देती हूँ या फिर ऐसा भी होता है स्कूल से जब हम बाहर निकलते हैं तब भी बच्चे आते हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि ऐसे भी मुझे बच्चे मिले जो रो के शायद वो चीज़ अपने मम्मी पापा से भी नहीं बोल पाए जो मेरे से उन्होंने शेयर किया। तो आई थिंक इस लेवल पे पर्सनलाइज टच जब मैं उनकी फ्रेंड बन के, एक दीदी बन के जब वो दे रही हूँ, तो वो मेरा आई थिंक काम कर रहा है अच्छे से। एजुकेशन में जो करियर का जो पॉइंट है, क्या बच्चे ज़्यादा बनना चाहते हैं और किस दिशा में जाना चाह रहे हैं? एजुकेशन में उनके पास स्कोप तो बहुत है, लेकिन जो मुझे समस्या दिख रही है, कुछ बच्चे हैं जो बहुत फोकस्ड है, कुछ बच्चे हैं जो पेरेंट्स के ओवर एक्सपेक्टेशन के वजह से, आई थिंक मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स आए हैं क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। तो एडमिशन टाइम पे जैसे पेरेंट्स आते हैं वो बहुत फोर्सफुली बोलते हैं मेरे बेटी को यही बनना है, इंजीनियर के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकती है, और इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अलावा कहीं बन ही नहीं सकती है। लेकिन जब मैं उस बच्चे से पूछती हूँ क्या तुम सॉफ्टवेयर में परफेक्ट हो, तुम्हें कोडिंग पता है, तो बच्चे नहीं बोलते हैं। और मेरे लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट को समझाना कि सर अब वो दुनिया गया, अगर आप इंजीनियर भी अपने बेटी को या बेटे को बनाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन, देयर आर सो मेनी प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। आप मेरे से बात तो करिए, सबसे पहले मुझे मौका तो दीजिए कि आपके बच्चे में पैशन किस चीज़ का है। अगर वो पैशन आपका अगर प्रोफेशन बन जाए तो उसमें मज़ा ही अलग होता है। जी हम एक सवाल और लेते हैं कि अगर लड़के लड़कियों की तुलना करें तो कौन जो कैरियर के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार है, मतलब अच्छे से कर रहा है, लड़के या लड़कियाँ? थोड़ा सा डिवाइड करना इजी नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो बच्चे आते हैं क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है? देखिए मैंने वेस्ट बंगाल में काम किया है, मैंने झारखंड में काम किया है, मैं यूपी में काम कर रही हूँ। लड़कियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो बहुत उनका साथ दे रहे हैं, उनको बाहर भेजने के लिए तैयार है। इनफैक्ट मैंने एक एपिसोड कवर किया है जहाँ पे लखनऊ के कुछ बच्चे बेलारूस में पढ़ने जा रहे हैं, उसमें लड़कियाँ बहुत सारी थी। तो इट ऑल आई थिंक मेरे ओपिनियन में पेरेंट्स जब तक हाथ नहीं थामेंगे तब तक लड़कियों को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप चाहे जितने भी फोकस्ड हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके माता पिता आपका साथ दें। इतनी सारी चीज़ें आप करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? मतलब मुझे तो बताने में इतना सारा लग रहा था, क्या क्या बताऊँ, मुझे पढ़ के बताना पड़ा। आमतौर पर मैं पढ़ के नहीं बताता हूँ, लेकिन आपके मामले मुझे पढ़ के बताना पड़ा। आप कैसे मैनेज करती हैं? आई थिंक शैलेंद्र जी इसका जवाब आपके पास भी है कि जब, और मैंने अभी भी बोला कि आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स को ही मैं एड्रेस करूँगी कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने इंटरेस्ट को पहचानो। जब तक पैशन को नहीं चुनोगे और किसी और के कहने पे जाओगे तब तक आप लाइफ में लीड नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है। पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक लाके आपको ग्रेजुएशन लेवल तक कर दे रहे, बट इंटरमीडिएट तक पहुँचा दे रहे, बट इंटरमीडिएट के बाद एक अलग ही दुनिया है। वो मैं बच्चों को समझाती हूँ कि वहाँ पे जो आपके बगल में बैठा हुआ जो बच्चा है वो भी आपके कॉम्पिटिटर है। तो आपको बहुत अच्छे से पहले तो अपना गोल समझिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। कुछ बच्चे होते हैं कि जब हम पूछते क्या बनना है, हाथ भी नहीं उठाते।
चाहे आपके स्कूल में करियर काउंसलर हो, मैं एज अ थर्ड पर्सन एक्सटर्नल एडवाइज़र जाती हूँ, लेकिन बच्चों को अभी तक इतने सोशल मीडिया अवेयरनेस के बाद भी बच्चों को नहीं पता क्या करना है। कुछ नहीं करना है कॉमर्स कर लेंगे, कुछ नहीं करना है आर्ट कर लेंगे, तो कैजुअली लेते हैं। लेकिन हाँ, इसी में कुछ हमें स्टूडेंट्स ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत फोकस्ड है। बायोटेक्नोलॉजी में भी उनको इम्यूनोलॉजी में करना है, ये भी उनको पता है। तो यू नेवर नो, देयर इज़ अ मिक्स क्राउड ऑलवेज। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। ये समाज है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जैसा आपने कहा। और दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत, और आगे भी हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मोटिवेशनल जो तमाम विषय हैं उन पे हम चर्चा करेंगे अगली मुलाकात में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय निकाला। धन्यवाद।